Hello student, I'm मोहम्मद साकिब आज़मी, your biology teacher and I welcome you all in my YouTube channel The Bios Planet। तो स्टूडेंट आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। उसका नाम है पेप्टिक अल्सर। पहले लोग पेप्टिक अल्सर के बारे में क्या सोचते थे, फिर उसके बाद उसके जो कॉज है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, किन साइंटिस्ट ने उसकी डिस्कवरी की, इसके बारे में क्लास 9 की जो एनसीईआरटी है और जो चैप्टर आपका पढ़ चल रहा है वो है व्हाई डू वी फॉल इन। और इन चीज़ों को हम बड़े ही अच्छे से इनको समझने की कोशिश करेंगे, एक सीक्वेंस में समझने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको अब तक के जितने भी लेक्चर डाले गए हैं प्लेलिस्ट में वो सारे समझ में आ रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वो मिल जाएगा। इसमें मैं बहुत आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और चीज़ें बड़ी आसान है, एक कहानी की तरह से समझ में आ जाएंगी। ओके, चलो बात करते हैं। इस डिजीज का नाम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। डिजीज का नाम है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर। ये पेप्टिक अल्सर जो काफी टाइम पहले ये एक बड़ी बीमारी हुआ करती थी जिससे काफी लोगों की डेथ भी हो जाती थी। और उसमें क्या है ना कि साथ ही में जैसे स्टमक में एक एसिडिटी रिलेटेड काफी ज्यादा पेन होता था और इसके अलावा वहां पे स्टमक और नियर जो स्टमक के नजदीक वाला इंटेस्टाइन वाला रीजन होता है जिसको ड्यूडेनम कहते हैं, वहां पे ब्लीडिंग होती थी। ये सारी प्रॉब्लम वहां पे होती थी। इवन की बाद में लोगों को पता ये भी चला कि वो जो आपका कैंसर जो होता है, स्टमक कैंसर होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी पेप्टिक अल्सर के बाद वो मतलब कैंसर भी उसके बाद बन जाता था। तो खैर हम उसके बारे में आराम से बात करेंगे। शुरू में लोगों को लगता था पेप्टिक अल्सर, एक्चुअली लोगों को क्या लगता था कि पेप्टिक अल्सर जो है वो लाइफ स्टाइल की वजह से होता था। लाइफ स्टाइल मीन्स जिनकी लाइफ स्टाइल इस तरीके की है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाला काम होता है, बहुत सारी फाइलें सामने ला के रख दी जाती है, वो आदमी परेशान रहता है, उन्हीं फाइलों में ही बिजी रहता है और सारे काम को कर नहीं पाता। लाइफ उनकी बहुत ज्यादा अच्छी चल नहीं रही होती है, फैमिली और उनके बहुत अच्छे वो फैमिली को हैंडल नहीं कर पाते। तो ऐसे में आदमी स्ट्रेस में रहने लगता है और जब स्ट्रेस में रहता है तो लोगों को लगा कि ये लाइफ स्टाइल जो स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल है, कैसी लाइफ स्टाइल, जो स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल होती है, उसकी वजह से हमारा जो स्टमक है, हमें मालूम है स्टमक का फंक्शन, हमारा स्टमक है, हमारा स्टमक किस चीज का सिक्रीशन करता है, ऑफ कोर्स HCl का सिक्रीशन करता है और कुछ जूस का सिक्रेशन करता है, जैसे वहां पे आपके म्यूकस का सिक्रेशन करता है, उसके अलावा पेप्सिन का सिक्रेशन करता है, ये सारी चीजें। बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि HCl का सिक्रेशन। तो HCl इज अ टाइप ऑफ एसिड विच इज सिक्रेटेड बाय स्टमक। और जो आपका लोगों को लगता था कि स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से HCl का सिक्रेशन ज्यादा होता है और उसकी वजह से ये पेप्टिक अल्सर हो जाता है। पेप्टिक अल्सर हो जाता है और ये पेप्टिक अल्सर बाद में क्या बना लेता है, स्टमक कैंसर में भी बदल जाता है। स्टमक कैंसर में भी बदल जाता है। ओके, तो एक टाइप का क्रोनिक डिजीज है, लेकिन बाद में इसके बारे में लोगों की राय थोड़ा सी बदली जब दो साइंटिस्ट थे। एक का नाम मैं पहले लिख दे रहा हूं, जो आपका फर्स्ट वाला जो साइंटिस्ट है रॉबिन वारेन नाम था उनका, रॉबिन वारेन। रॉबिन वारेन ये साइंटिस्ट जो थे, इनका बर्थ हुआ था 1937 में पर्थ में। पर्थ ये ऑस्ट्रेलिया में है। पर्थ आपने नाम सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया आजकल इंडिया गई हुई है क्रिकेट खेलने के लिए। हाँ, जीत के आ भी रही है। बहुत ज़्यादा परेशान किया ऑस्ट्रेलिया वालों ने, क्रिकेट के अलावा भी दूसरे तरीके से मिसबिहेव करके परेशान किया। वेट करते, इंडिया में भी तो आना है, उससे मुलाकात होगी। खैर, रॉबिन वारेन 1937 में एक हॉस्पिटल में, ये एक हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल का नाम था रॉयल पर्थ हॉस्पिटल। रॉयल पर्थ हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल का नाम था रॉयल पर्थ हॉस्पिटल, जो कि पर्थ में था। और इस हॉस्पिटल में ये एज ए पैथोलॉजिस्ट काम कर रहे थे। ये एज ए पैथोलॉजिस्ट काम कर रहे थे। तो उस टाइम लोगों के बीच में जो बात चल रही थी कि ये जो पेप्टिक अल्सर की जो डिजीज है वो किसकी वजह से होता है, स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल की वजह से होता है। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों को की जब जांच की है, उनके स्टमक की जांच की है, उनके ड्यूडेनम वाले पार्ट की। एक्चुअली जो स्टमक होता है ना, ऐसे लेट मी मेक ए डायग्राम, जैसे ये आपका
ये आपका स्टमक है, और यहाँ से उसका दूसरा वाला ये स्टमक वाला पार्ट है, ये इंटेस्टाइन का पार्ट है, यहाँ से इंटेस्टाइन का पार्ट, और इंटेस्टाइन का जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है उसे डिओडेनम कहते हैं। आपको पता होगा, अगर नहीं पता हो तो फिर ये समझे कि दिस इज द इनिशिएटिंग पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन का जो शुरुआती पार्ट होता है उसको हम डिओडेनम कहते हैं। तो लोग यहाँ पे जब उन्होंने इसकी उनका बार बार उनको चेक करना पड़ता, बिकॉज वो पैथोलॉजिस्ट थे, उन्हें इन सारी चीज़ों का चेक करना पड़ता था। तो जो लाइनिंग होती थी वहाँ पे जब उन्होंने चेक किया तो उन्हें एक कुछ बैक्टीरिया वहाँ पे मिले, उन्हें कुछ बैक्टीरिया मिले, और इनको लगा कि वो बैक्टीरिया हो सकता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, पेप्टिक अल्सर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। बैक्टीरिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, पेप्टिक अल्सर के लिए। लेकिन धीरे धीरे उस पर काम करते रहे, बहुत ज़्यादा उनको सारी चीज़ें फिक्स मिली नहीं। तो एक और साइंटिस्ट थे, फर्स्ट साइंटिस्ट ये थे, सेकंड साइंटिस्ट कह सकते हो, या सेकंड पैथोलॉजिस्ट थे, यंग पैथोलॉजिस्ट था जिसका नाम था बैरी मार्शल। ओके, बैरी मार्शल। तो अब बैरी मार्शल के बारे में बात करते हैं। ये बैरी मार्शल इनके अंडर में काम कर रहे थे, रॉबिन वारेन के अंडर में काम कर रहे थे, और वो बड़े ही इंटरेस्टेड थे उनकी फर्स्ट डिस्कवरी के बारे में, क्योंकि इनको लगता था, रॉबिन वारेन को लगता था कि किसी बैक्टीरिया की वजह से पेप्टिक अल्सर होता है, जबकि लोगों को लगता था कि स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल की वजह से। तो ये भी इंटरेस्टेड थे, उनके साथ काम कर रहे थे। तो दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया, और लास्ट में इन्होंने क्या पता किया, इनका बर्थ हुआ था 1951 में, ऑलमोस्ट 81 के आसपास, मीन्स 1981 के आसपास इन्होंने अपने रिसर्च को फास्ट किया और ये पता कर लिया कि उस बैक्टीरिया का नाम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो उस बैक्टीरिया का नाम उन्होंने फाइनली पता कर लिया, ये कंफर्म कर दिया कि वो बैक्टीरिया कौन सा है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो उस बैक्टीरिया का नाम ये था जो इन्होंने पता किया। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। अब लोगों को जब पता चल गया कि ये क्या है, एक बैक्टीरिया है, तो जो कि सिंपली कुछ एंटीबायोटिक्स से भी इनको किल किया जा सकता है, तो उसके हिसाब से कुछ एंटीबायोटिक्स बनी, और वो एंटीबायोटिक जब मार्केट में आई उसकी वजह से क्या हुआ कि ये बीमारी कम हो गई। मीन्स जो एक क्रोनिक डिजीज हुआ करती थी, जिससे स्टमक कैंसर हो सकता था, जिससे पेप्टिक अल्सर, जिसमें काफ़ी ब्लीडिंग हो जाती थी स्टमक और डिड्यूनम वाले रीजन से, तो उस बीमारी को कंट्रोल कर लिया गया, उस बीमारी को क्योर किया गया, और उस बीमारी क्रोनिक बीमारी डिजीज को अब एक्यूट डिजीज में कन्वर्ट कर दिया गया, कि जिस बीमारी में पहले कई लंबा टाइम लग जाता था, कई सालों का टाइम लग जाता था ठीक होने, या फिर लोगों की डेथ हो जाती थी, अब उस बीमारी का इलाज है सिर्फ इतने से क्या पता करने से, उस बैक्टीरिया। लेकिन इतना आसान नहीं था, क्योंकि इन्होंने बैरी मार्शल ने जो 1951 में जिनका बर्थ हुआ था, जब ये 1981 में इन्होंने बताया कि उन्होंने 2005 में इन लोगों को दोनों को साथ में क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। तो दोनों को साथ में नोबेल प्राइज शेयर किया 2005 में इस बड़ी डिस्कवरी के लिए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों, हजारों लोगों की जान बची उस डिस्कवरी के लिए। तो ये बैरी मार्शल, इन्होंने फर्स्ट टाइम इसके बारे में जब उन्होंने इंटरव्यू 2006 में अपना इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने अपने उस इंटरव्यू में ये बताया कि किस तरह से उन्होंने लास्ट में ये पता किया कि ये जो हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया को कैसे उन्होंने प्रूव किया कि ये जो डिजीज है उसका मेन जो कॉज है वो हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया है। तो उसके लिए उन्होंने बताया कि उस टाइम वो चाहते थे रिसर्च करना, ह्यूमन पे रिसर्च पॉसिबल नहीं था, वो अलाउ नहीं था, किसी आप पर्सन पे वो रिसर्च कर नहीं सकते थे। माइस पे आप रिसर्च इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया सिर्फ प्राइमेट में इफेक्टिव होता है। ये सिर्फ किसमें इफेक्टिव होता है, प्राइमेट में इफेक्टिव होता है, जबकि दूसरे में ये इफेक्टिव नहीं होता। जैसे प्राइमेट का मतलब है ऐसे एनिमल जिनके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल पाई जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, और जिनके अंदर ईस्ट्रस साइकिल होती है। डिफरेंट चीज है ईस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल।
ये दोनों चीज़ें अलग थोड़ा सा होती है। खैर ये सब जानते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिनके अंदर होती है उसको प्राइमेट कहते हैं, और हेलिकोबैक्टर पायलोरी जो है वो सिर्फ ह्यूमन में एक तरीके से देखा जाए इफेक्टिव है, और ह्यूमन पे रिसर्च करना आप रिसर्च नहीं कर सकते, आप किसी एक्सपेरिमेंट को नहीं कर सकते, ये अलाउ नहीं था। तो काफ़ी ये भी परेशान थे कि यार अब हमारी रिसर्च का क्या होगा, और हमें जो ओवरकम मिल सकता था या फिर जो हमें ब्रेक थ्रू मिल सकता था वो हमें कैसे मिलेगा। तो इन्होंने बताया कि इसने अपने ऊपर खुद एक्सपेरिमेंट किया। किसने? बैरी मार्शल ने अपने ऊपर खुद एक्सपेरिमेंट किया। इसने हेलिकोबैक्टर पायलोरी को निकाला एक पेशेंट से, क्योंकि ये पैथोलॉजी में काम कर रहे थे दोनों वहां पे। पैथोलॉजी का नाम भी हमने यहाँ पे लिखा, रॉयल पर्थ पैथोलॉजी, सॉरी वो हॉस्पिटल, उसके अंदर जो पैथोलॉजी थी उसमें वो काम करते थे। तो बैरी मार्शल ने एक पेशेंट के अंदर से उसके स्टमक से इस बैक्टीरिया को निकाला, और उस बैक्टीरिया को एक सूप में ऐड करके मिक्स किया, स्टीयर किया, और उसको पी गए। कुछ टाइम बाद उनको वोमिटिंग आनी शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, पेन होने लगा। फिर उन्होंने उस चीज़ को फिर से निकाला और निकाल के दिखाया कि उसका उन्होंने उसको टिश्यू कल्चर किया और सारी चीज़ें जो भी है, बहुत ज़्यादा, सॉरी टिश्यू कल्चर कह रहे हैं, उसका उन्होंने एक पेट्री डिश में उनका ग्रोथ कराया, और उसके बाद उन्होंने एक उनके तैयार किया, सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई किया, और बताया लोगों को, एक बुक पेपर पब्लिश किया, और लोगों को बताया कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये किसी लाइफ स्टाइल की वजह से नहीं हो रही, बल्कि ये किसकी वजह से हो रही है? ये हो रही है आपके इस हेलिकोबैक्टर नाम के बैक्टीरिया की वजह से। फिर उन्होंने खुद का ट्रीटमेंट किया, आराम से ठीक हो गए। उसके बाद बहुत सारे लोग पेशेंट उनके पास पहुंचे, सारे पेशेंट ठीक हो गए। सिर्फ किससे? सिंपल एंटीबायोटिक से। एंटीबायोटिक ऐसी दवाइयाँ होती है जो बैक्टीरिया पे इफेक्टिव होती है, मीन्स बैक्टीरिया के लिए होती है, बैक्टीरिया को किल करती है। तो ये एक छोटे से इंफॉर्मेशन थी पेप्टिक अल्सर के बारे में, जिनके लिए उन्हें 2005 में इन दोनों साइंटिस्ट को, फर्स्ट रॉबिन वारेन एंड सेकंड बैरी मार्शल को, दोनों को नोबेल प्राइज मिला है। आई थिंक यू नो अबाउट नोबेल प्राइज, ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे इम्पोर्टेंट प्राइज में से आता है, जिसको मिल जाता है तो फिर उसके लिए ये बहुत बड़ा, मतलब कि ये किसी आम इंसान को नहीं मिलता। दुनिया के सबसे बड़े बड़े कामों में इन्वॉल्व, सबसे बड़े बड़े रिसर्च में इन्वॉल्व लोगों को ये मिलता है। तो खैर आप लोग भी हार्ड वर्क करते रहें, और बाकी लेक्चर को मैं नेक्स्ट आगे वाले लेक्चर में दूंगा। अभी इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई है, तो पढ़ते रहें, कंप्लीट करें नोट्स। थैंक यू सो मच।